नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 3 है आपका 15 मार्च 2024 को होना है। इस एग्ज़ाम में आप तुक्का यानी कि जो हमारा स्मार्ट गेस होता है ये हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पर कुछ वीडियोस बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाए हैं कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे, आप एग्ज़ाम में किस सेक्शन को सबसे पहले अप्रोच करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे। तो आप या तो प्लेलिस्ट से फॉलो कर लीजिए या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे दूंगा। यकीनन आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं तुक्का यानी कि जो हमारा स्मार्ट गेस है उसके बारे में। अब देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, और एग्ज़ाम अपने आप में एक युद्ध से कम नहीं होता है। यानी कि आप समझिए कि रण क्षेत्र में जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ जीतना है, ठीक है, और जीतने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप तभी और तभी जीत सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, सब कुछ आता है लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी कारण हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये सब भी बहुत मायने रखता है कि आप प्रिपरेशन के साथ आपकी जो एग्ज़ाम देने की कैसे स्ट्रेटजी होती है या फिर तुक्का यानी कि हम स्मार्ट गेस कैसे लगा पाएँ, इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग एक-एक करके तुक्का लगाने का जो सही तरीका है, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप इसी को समझिए कि तुक्का लगाने का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपने पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू किया हुआ है, ठीक है। तो तुक्का यानी कि जो हमारा स्मार्ट गेस है ना, वो ऐसी चीज़ है कि हमने पढ़ा हुआ तो था लेकिन अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है। 20% 30% ऐसे याद आ रहा है, तो हम इन चीज़ों को रिकॉल करके, ठीक है, तुक्का लगाते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले है ऑप्शन डी। अब देखिए, जब भी आप ऑप्शन डी को सेलेक्ट करें तो अपने आप में ऑप्शन डी को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब डिमांड करता है, क्योंकि आप उपयोग उपर्युक्त में से एक से अधिक को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मोर देन अबव को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें वैसे प्रश्न देखें जिसमें कि कुछ उसका टर्मिनोलॉजी ऐसे है कि आप विशेषता बताइए कौन क्या है, आप उनके बारे में गुण बताइए, किसी चीज़ टीम या मेंबर उनके सदस्य क्या हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका आंसर जो है ना मोर देन वन होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे भारत में इन्होंने कोई मिट्टी के बारे में पूछा किस राज्य में है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि एक से ज़्यादा राज्य में होगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस का सही जो है आंसर है आपको ऑप्शन डी होना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आए कि आपका कॉन्सेप्ट 100% ये डिमांड नहीं करे कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि उनमें से कुछ जो ऑप्शन है ना उसको एलिमिनेट करें, यानी कि उनको छांट दें कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो आपकी जैसे कि आपके तीन ही ऑप्शन अब बचेंगे, ठीक है। हमने ऑप्शन डी के बारे में पहले बात कर लिया कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन ए, बी और सी है। आप इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो आपके सही होने के चांसेस आप देख लीजिए 50% हो जाएंगे। बात देखिए, आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे आपको जिसमें पूछेंगे कि इसके बारे में बताइए, क्या हो सकता है, इसका सही लक्ष्य क्या है। तो इन सब प्रश्नों के जो हमें सही आंसर ढूंढना है वो ढूंढने हमारे लिए ज़्यादा आसान इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपको उसमें प्रोग्रेसिव आंसर ढूंढना है, जो आप पॉजिटिव आंसर देखें या फिर जिसमें कुछ जो है सुधार की बात हो, जैसे हम लोग सीटेट में करते थे कि जो बच्चा है वो मतलब हमेशा सही होता है। तो इसीलिए आपको ऐसे आंसर्स सेलेक्ट करने हैं जो कि पॉजिटिव वाइब्स देता है आपको। अब देखिए, अब जब आपको ऑप्शंस में डिजिट दिखे या फिर संख्या दिखे या नंबर्स दिखें तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शंस को इस हिसाब से सजाया जाता है कि वो एक सीरीज बन जाए। जैसे कि अगर आपका मान के चलिए आंसर 30 है, ठीक है, तो वो ऐसे सेलेक्ट करेगा 28, 30, 32, 34, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस रहता है कि जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन डी है मान के चलिए, वो तो नहीं होगा कि वो सीरीज बनाने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन ज़्यादा संभावना रहता है बीच वाला होने का, यानी कि जो बी है या फिर सी है। तो आप ऐसे इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है कि इसके दो टाइप होते हैं। एक तो इसके ऑप्शन या तो बहुत छोटे होंगे या तो फिर इसके ऑप्शन बहुत बड़े होंगे। अगर इसके ऑप्शंस बहुत बड़े हैं तो आप उस बड़े वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, सबसे बड़े वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करिए
और आप उसमें भी देखेंगे तो वो ऑप्शन जो है एक बार में मतलब पढ़ने पे सीधा समझ में नहीं आता है, ठीक है। और अगर इसका ऑप्शन छोटा है तो आप वैसा ऑप्शन फिर से सेलेक्ट करें जो कि मतलब अननोन है, सब 2-3 ऑप्शन से अननोन है, यानी कि वो मतलब एक अलग टाइप का किस्म बनाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आपको ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस आपको नोन दिखे, यानी कि वैसे ऑप्शंस आपको दिखे जो आप जिनको सबको जानते हो, तो वहां पर कोशिश करिए कि आप उनको अननोन को ढूंढें, यानी कि जो सबसे अलग है आप उसको ढूंढें। अगर आपको नोन वाले दिख रहे हैं तो आप उनको ढूंढिए जो कि अननोन है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे कि हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, और लेकिन अभी कंफ्यूजन के स्टेटस में है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमने सारे ऑप्शंस को देख लिया है, 3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो हम कंफ्यूज हो गए हैं कि अब इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप उसमें ये समझिए कि आपने क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको जो पहली इंप्रेशन में जो लगा था कि नहीं यार इसका आंसर तो ये होना था, तो आप उसी के साथ चले जाइए, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसका सही होने का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के टाइप ऐसे होते हैं जो कि जिनके बारे में हमको कुछ भी अंदाज़ा नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न में ऑप्शन को टिक करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो मतलब सबसे फेमस चीज़ है जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, या फेमस नाम हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकी संभावना सही होने की काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब देखिए जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या है ना कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आप अभी यहाँ पे बैठ के सेट लगाते होंगे तो आपके सामने बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होंगी, आसपास शांति का माहौल रहता होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता होगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, इन्विजिलेटर आपके आसपास घूम रहे हैं, तो वो माहौल बिल्कुल टेंस वाला माहौल हो जाता है। आप छोटी-छोटी बातों पे जो है वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, छोटी-छोटी बातों पे आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप पूरे एग्ज़ाम के दौरान काम डाउन रहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया हुआ भी है। और अगर आपको टाइम नहीं मिला बाद में, ठीक है, तो वैसे भी देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, आपको पूरा का पूरा रंग देना चाहिए। और अगर आपको रंगने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे करिए कि क्वेश्चंस पढ़ना फिर लास्ट में छोड़ दीजिए। एक लाइन से जो है ना आप ए, बी, सी कम से कम 10 का सेट लगाइए। 10 क्वेश्चन का आंसर ए, 10 क्वेश्चन का आंसर बी, इस तरह से आप लगाइए। तो क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है उससे अच्छा तो होगा कि आपके 2, 4, 5 कुछ भी तो सही हो जाएंगे आपके आंसर। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, टीआरई एग्जाम से रिलेटेड, आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और आप एग्जाम दीजिए और हमें एग्जाम के बाद अपना जो फीडबैक है वो हमको जरूर बताइएगा कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो आपके लिए कितनी कारगर साबित हुई, ताकि हम आगे भी इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे।